चलिए 5 का पंच लेके मैं आपके साथ हाजिर हूं। यासूब रजा, टीवी 100 की सबसे बड़ी बहस से आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ। शुरुआत कर रहे हैं। विषय बड़ा संवेदनशील है। विषय है प्यार, और प्यार के बाद साजिश, और साजिश के बाद रिश्तों का कत्लेआम। जी हां, एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसमें एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। जी हां, जरा समझिए, प्यार, शादी, और उसके बाद वो तीसरे की एंट्री होती है। वो तीसरा आता है, वो तीसरा प्रेमी होता है। वो शादी के बाद आता है, शादी से पहले से कनेक्शन रहता है। ये तमाम बड़े सवाल हैं। क्यों दिन ब दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? इसका कौन देगा जवाब? किसके ऊपर करें विश्वास और किसके ऊपर ना करें विश्वास? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मिलना बड़ा मुश्किल है। और मामला फिलहाल मुरादाबाद से सामने आया है। इसी तरह का अभी हाल ही में आपने राजा रघुवंशी वाला पूरा केस देखा, पढ़ा, पूरी कहानी देखी। एक दो नहीं, पूरी फहरिस्त है ऐसे मामलों की। हत्या उत्तर प्रदेश के बिजनौर में की गई। शव को ले जाकर उत्तराखंड के जंगलों में फेंक दिया गया। जरा देखिए, ये इंसानी जीवन ये हो गया है। ये इंसान की करतूत समझ आ रही है क्या? क्या उत्तर प्रदेश में रिश्तों का शर्मसार हुआ? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शव को वहां से ले जाकर उत्तराखंड के जंगलों में फेंक दिया गया। यह कहानी है मुरादाबाद की रहने वाली रीना सिंधु की, जिसने अपने दिल्ली निवासी पति रविंदर कुमार को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। अपने प्रेमी पारितोष के साथ रची और उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया। हैरानी की बात यह है कि एक पति की हत्या के बाद रीना सिंधु 2 दिन तक लाश को कार में लेकर उत्तराखंड की सड़कों पर घूमती रही। जरा सोचिए, चूंकि लगातार जांच पड़ताल, गाड़ियों की जांच पड़ताल, एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ियां जाती हैं तो कितनी जांच पड़ताल होती है, लेकिन इस कार में लाश के टुकड़े। जी हां, हैरानी की बात तो यही है। पति की हत्या कर दी, उसके बाद रीना सिंधु ने 2 दिन तक लाश को कार में घुमाया, उत्तराखंड की सड़कों पर घुमाती रही। जब उत्तराखंड पुलिस ने जंगलों में बरामद एक लावारिस शव की जांच शुरू की तो सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि रीना सिंधु एक फिजियोथेरेपिस्ट थी और उसी केंद्र पर अक्सर आने जाने वाले युवक पारितोष, उसका वो प्रेमी था, वो लगातार वहां आता था। पारितोष बताया जा रहा प्रेमी का नाम। रीता ने पति से छुटकारा पाने के लिए पारितोष को 10 लाख रुपए देने का एक तरह से लालच भी दिया था। यानी वो रीना ने पति से छुटकारा पाने के लिए पारितोष को 10 लाख रुपए देने की लालच दी थी। पति पत्नी और वो, ये कहानी बड़ी संवेदनशील है। प्यार में चढ़ी रिश्तों की बलि। रीना और प्रेमी पारितोष गिरफ्तार हो गए। फिलहाल 31 मई को बिजनौर के नगीना में पहले पति को शराब पिलाई, फिर धारदार हथियार से वार को उसे मौत के घाट उतारा। इतने वार किए उसके ऊपर। इसके बाद शव को कार में डालकर पहले रामनगर ले जाने की कोशिश की, फिर कोटद्वार के जंगलों में फेंक दिया। उसके बाद 5 जून को पुलिस को शव बरामद हुआ। मामले की जांच में रीना और पारितोष की साजिश का खुलासा हुआ। और इससे पहले मेरठ के नानू गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां समीना नाम की महिला ने अपनी बेटी पर पति की हत्या की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगा दिया। समीना का दावा है कि उसकी बेटी का पड़ोसी युवक से 12 साल बाद भी प्रेम संबंध है और वो पहले भी उसके साथ भाग चुकी है। अब समीना को डर है बेटी पर उसका प्रेम मिलाकर पति शकील की हत्या कर दी थी। कई सवाल हैं पति पत्नी और वो। इस पूरी कहानी को इस खास चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे एक विशेष पैनल के साथ। सबसे पहले पैनल का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अलका शर्मा जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। इसके अलावा कनिका भारद्वाज जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। इसके अलावा महेंद्र चंद त्रिवेदी जी हमारे साथ, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। और साथ ही साथ अगर बातचीत करें तो हमारे साथ करातू शर्मा जी हैं, काउंसलिंग फिजियो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत वेलकम, बहुत स्वागत। महेश चंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। पति पत्नी और वो, बड़ी वजह मैं समझना चाहता हूं। रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। भरोसा करें तो भाई करें किस पे? पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, और आप बड़े करीब से, चूंकि आप आप डीजीपी रह चुके हैं, बड़े करीब से बहुत सारे ऐसे केसेस आपने हैंडल किए होंगे महेश सर। मुझे जरा बताइए कि ये कैसे दिन प दिन ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? इसकी बड़ी वजह क्या है? और इंसान कहां चला गया है? जान की कीमत का भी इंसान को अंदाजा नहीं रहा। भाई जानवरों को भी मारना, एक सोच के देखिए ये कितना कठिन है। अब
रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। महेश चंद्र सर, मैं पहला रिएक्शन आपका चाह रहा हूं, फिर चर्चा की करेंगे विस्तार से शुरुआत। यद्यपि पहले भी ऐसी घटनाएं तो होती थी, हाँ। लेकिन आ, वो बहुत अपवाद स्वरूप होती थी। हाँ। अब जो लगातार एक पर एक घटना आ रही है नोटिस में, तो इसके कारण मुख्यतः हमारे सामाजिक पतन है। हम हमारी मान्यताएं, परंपराएं जो कि समाज में थी, जो परिवार में चलती थी, उनके प्रति हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान नहीं देते। वो मान्यताओं, परंपराओं को सिखाते नहीं है बच्चों को, और वो आदर्श नहीं सिखाते हैं, आदर्शों के विषय में बात भी नहीं करते हैं। जी। तो बच्चे सीख जो रहे हैं वो बाहर से सीख रहे हैं, और बाहर का एटमॉस्फेयर एक तो वेस्टर्नाइज हो गया है, वेस्टर्न कल्चर आ गई। वेस्टर्न कल्चर में यद्यपि सेक्स के विषय में फ्रीडम है, लेकिन जिम्मेदारी भी है। हमारे यहाँ वो जिम्मेदारी तो ये सीखते नहीं कोई, सिर्फ ये है कि सेक्स की फ्रीडम समझते हैं। ये तो इस कारण से हो रही है। हमारे अगर टीवी देखें तो जितने सीरियल है उसमें महिलाएं दिखाई, हिंदी सीरियल्स में महिलाएं दिखाई जाती हैं किसी न किसी तरह का षड्यंत्र करते हुए, किसी को बिना सोचे समझे खट से जहर दे देगी, कुछ कर देगी। तो ये बच्चे सब इन चीजों से सीखते हैं। हमारे साहित्य में भी बहुत गिरावट आई है। तो समाज का जो ये गिरावट है, उससे मान्यताएं गिर रही हैं। बच्चे और जो नई पीढ़ी है उसको किसी को बांट देने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं महसूस होती है। पहले ऐसा था कि किसी, जैसा आपने कहा कि जानवर तक को बांटने में हृदय में कचोटता था, लेकिन अब पति को बांट देने में स्वयं मारती है पत्नी, ये बहुत ही अजीब सी बात है। जबकि कोई विशेष बात नहीं थी। जैसे इस घटना जो आप मुरादाबाद की बता रहे हैं, उससे पता चला है कि केवल मकान को बेचने और न बेचने की बात थी। ये दोनों में वो था। बाकी ये है कि प्रेमी के उकसाने पर हो या जैसे भी हो, क्योंकि कोई आदर्श अपने नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो इस कारण से उसके उकसाने पर ऐसा कर दिया इन्होंने। ये बहुत ही ऐसा गहन विषय है जिस पर शासन को, हमारे साइकोलॉजिस्ट को, हमारे जो परिवारों को और समाज को एज ए होल सोचना पड़ेगा, और इस तरह के सीरियल्स को बंद करना पड़ेगा जो कि महिलाओं को केवल हत्यारा या षड्यंत्रकारी समझते हैं। अच्छा, एक चीज महेश सर मैं एक और समझना चाहता हूँ। चैलेंजेस की मैं बात करूँ आप लोगों की, जो कि पुलिस के लिए भी ये बहुत आसान नहीं होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चूंकि एक तो भाई वो मर्डर किया जाता है, एक राज्य में मर्डर होता है, लाश को टुकड़ों में करके या फिर पूरा शव लेके इधर उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी हाल ही वाला ये जो केस है उत्तर प्रदेश बिजनौर में, उसमें नशे में उसके बाद हत्या की, शव को लेके उत्तराखंड के जंगलों में फेंक दिया। ये पुलिस तफ्तीश में भी बड़ा कठिन ये मरहला है महेश सर, तह तक पहुंच पाना। लेकिन फिर भी यहां पुलिस की कार्यप्रणाली की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि तह तक पहुंचती है और जो भी शामिल होता है उसे सजा भी दिलाई जाती है। मैं चैलेंजेस की भी बात करना चाहूंगा महेश सर। ये जहां तक देखिए विवेचना में सफलता का सवाल है, ये पहले की अपेक्षा अब आसान हो गया है। पहले साइंटिफिक एविडेंस मिल ही नहीं पाती थी। जैसे अगर मान लीजिए लाश मिलती और वर्तमान के हिसाब से टेलीफोन और ये सब कनेक्शन इस तरह के न होते और कम्युनिकेशन संचार न होता, तो उसको पहचान ही नहीं पाते, तब तक वो सड़ जाती है, उसको डिस्पोजल कर दिया जाता। लेकिन अब तो एक आपको मिली लाश, आपको एक क्लू मिला जेब से, कोई आपने खट से फोन किया, पता लगा दिया। तो इसकी वजह से जगह जगह हमारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, फोन के कॉल लॉग से बहुत बातें पता चल जाती हैं। तो चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, उसकी वजह से अब आसान हो गया है। और निश्चित रूप से यूपी पुलिस विषय में बधाई की पात्र है कि हाल में जो घटनाएं हुई लगभग सभी सही ढंग से की विवेचना हुई और अपराधी पकड़े गए। तो लेकिन पहले की अपेक्षा अब विवेचना आसान है, सिर्फ साइंटिफिक एविडेंस की वजह से। पहले डीएनए और ये सब होता ही नहीं था। ठीक है सर, लौट रहा हूं वापस। कनिका भारद्वाज जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। कनिका जी, बड़े कानून को भी बड़े गहन आप समझती है,
लंबा एक्सपीरियंस भी आपका रहा है। कनिका जी, मैं थोड़ा समझूंगा, यही समझना ये चाहता हूं कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, पुरुषों पर लगातार अत्याचार के विवाद, चूंकि महिलाओं के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे केसेस में महिलाओं का पलड़ा बिल्कुल भारी रहता है, लेकिन यहाँ पुरुषों की लगातार निरंतर जिस तरह से पुरुषों के साथ, अब ऐसे में कानून के तहत क्या कुछ और कड़े चीजों की जरूरत है? साफ तौर पर पुरुषों को लेकर विशेष मैं बात करना चाहूंगा, कानिका भारद्वाज जी। जी देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरह से इंसिडेंट्स बार बार सामने आ रहे हैं, देखिए मैं इसमें एक ओवरऑल व्यू देना चाहूंगी। अगर मैं स्पेसिफिकली मैट्रिमोनियल तरह के केसेस की बात करूं तो उसमें भी जो वुमेन के राइट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं, और सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि मिसयूज हो रहा है लॉज का। लेकिन जब तक प्रॉब्लम यही है कि जब तक सेंटर एक नया लॉ या अमेंडमेंट नहीं लाती तो हमें उसी लॉज पे चलना पड़ेगा जो हमारे हाथ में है। तो हमारे हाथ भी एक तरह से बंधे हुए होते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं इन सब चीजों की, जैसे मर्डर हो गया, देखिए मर्डर एक ऐसी चीज है जिसका लॉ ऑलरेडी है। मैं अगर मैट्रिमोनियल इश्यूज की बात करूं तो शायद जो मेन राइट्स हैं, कोई राइट्स नहीं है लड़कों के पास, लेकिन अदरवाइज जैसे अगर मर्डर की बात करूं या और हीनियस क्राइम्स की बात करूं, ब्लैकमेल, थ्रेटनिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, अगर इन सब चीजों की बात करूं तो देखिए लॉज ऑलरेडी है। बट जहां तक मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है कि लड़कों की जो बात है, लड़कों की जो एलिगेशन है या लड़कों के साथ जो भी हैरेसमेंट हो रहा है वो पुलिस वाले इतना सीरियसली नहीं लेते। यहाँ प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होती है। अगर आज कोई लड़का जा रहा है पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट करने के लिए तो उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाता है, यहाँ प्रॉब्लम है। तो जो एफआईआर है वो रजिस्टर होनी चाहिए लड़कों की भी। सिर्फ ये नहीं है कि अगर लड़की जाए, लड़की के एलिगेशन पे, सिर्फ एक महज एलिगेशन पे अगर केस चल सकता है, तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा बदलाव आए कि अगर लड़का जाके बोलता है कि भाई मुझे अपनी वाइफ से डर है कि वो मुझे मार देगी, या मेरे को थ्रेट किया जा रहा है, या मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो उस पे भी पुलिस इक्वल एक्शन ले। तो इक्वल राइट्स बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमें हमेशा हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, जो लड़कियां हैं वो भी इक्वल राइट्स की बात करती हैं, लेकिन आज जरूरत है लड़कों की इक्वल राइट्स की बात करने की भी, क्योंकि उनको वो प्रोटेक्शन और उनको वो कानूनी कार्रवाई नहीं मिल पा रही है जो एक लड़की को मिलती है। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आज कोई लड़का जाए और बोले तो अगर पुलिस ठीक से कार्रवाई करे लड़के के एलिगेशन पे तो शायद कुछ केसेस ऐसे हैं जो रुक सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इसकी अगर बड़ी वजह की मैं बात करूं, पुरुषों की सुरक्षा के लिए कानून की बात करूं, इस मामले में कानून की बड़ी कमी है। अगर पुरुषों की सुरक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं एक महिला के बनिस्पत, कनिका भारद्वाज जी, एक छोटा सा कमेंट चाह रहा हूं आपका। जी देखिए, कमी है। और देखिए मैं किसी भी महिला के अगेंस्ट में नहीं हूँ, क्योंकि महिला के अगेंस्ट भी हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं। 60-70 हजार की तादाद में केसेस 2023 में दहेज के लिए रजिस्टर हुए हैं। ये एक रिपोर्ट है, जो डेटा अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं किसी भी लड़की के अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर कोई जेन्युइन किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो डेफिनेटली जो है सजा मिलनी चाहिए लड़के को, लेकिन ये वाइस वर्सा भी होना चाहिए। अगर लड़के के साथ आज के टाइम में कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि लॉज नहीं है, मैं बार बार नेशनल टीवी पे जाती हूँ, मैं कई बार आ चुकी हूँ, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब तक हमारे पास लॉज नहीं होंगे, जब तक हमारे पास ठीक से एक लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी लड़कों के लिए, तब तक सभी के हाथ बंधे रहेंगे। तो एक ये भी अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ऐसा कोई लॉज इस तरह को बैलेंस किया जाए ताकि लड़की के लिए और लड़के के लिए लॉज बैलेंस रहे और लॉज का मिसयूज ना हो। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले भी कही कि अगर लड़का कोई आवाज उठाता है, कोई एलिगेशन लगाता है या बोलता है कि उसको उसकी जान को खतरा है या उसके साथ कोई हैरेसमेंट हुई है या कोई क्रूअल्टी हुई है, तो पुलिस वाले थोड़ा सा सीरियसली ले एक लड़के के एलिगेशंस को भी। जी ठीक है, डॉक्टर अलका शर्मा जी हैं सोशल एक्टिविस्ट। डॉक्टर अलका शर्मा जी, आपके पास आऊंगा। चूंकि जब पत्नी ही हत्यारिन बन जाए तो किस पर करें विश्वास, किस पर करें भरोसा? लगातार आप लोगों की भी खूब मुहिम रहती है, लेकिन यहाँ बात महिला पुरुष की नहीं है। इस तरह की घटनाएं चाहे पुरुष पे हो महिलाओं पे हो गलत है, इंसानियत का कत्लेआम है, लेकिन बड़ी हैं जो हम लोग फिल्मों में देखा करते थे। डॉक्टर अलका शर्मा जी, जो सीरियल वगैरह में हम देखते थे, आज वो हमारे रियल लाइफ में वो तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्या वजह? शादियाँ
वो बिल्कुल लड़के या लड़कियों की पसंद से नहीं हो रही है, इसमें परिवार का हस्तक्षेप है, या बड़ी वजह मैं समझूं आपसे डॉक्टर अलका शर्मा जी, तो बड़ी वजह क्या है लगातार इस तरह की घटनाएं, क्योंकि पहले भी होती रही है लेकिन फिलहाल इन दिनों जो बड़ी है, हर हफ्ते, मुझे अगर कहूं कि हर हफ्ते एक कोई ना कोई केस मिल जा रहा है तो गलत नहीं होगा, डॉक्टर अलका शर्मा जी। जी रजा साहब, जो आज का परिप्रेक्ष्य है, इसके अंदर एक तो सबसे जो बड़ा परिवर्तन आया है व्यक्तिगत लालच, दूसरा अवैध संबंध, और तीसरा नैतिक पतन जो है वो बहुत बड़ा कारण है। हमारा समाज जो आज जिस भी स्वरूप में जा रहा है, वो मुझे लगता है कि इन तीनों चीजों के ऊपर हमें एक बार सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर हमारा जो पारिवारिक, सामाजिक और कानूनी तंत्र है, उसकी कमजोरी भी हम देखने में आ रही है, क्योंकि अब ना बात नहीं होती है। जो माता पिता हैं वो संवाद क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चों को अच्छा और बुरा नहीं समझा पा रहे, क्योंकि उनके पास बच्चों के पास आजकल हाँ। ओटीटी और ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्राइम परोसा जा रहा है, जहां पर सेक्स परोसा जा रहा है। आप बताइए, वो जो बच्चे हैं अभी उनका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ, जी। उन्होंने क्राइम देखा, उन्होंने एक कोई भी जिस जिस तरह के आजकल ये सीरियल्स या फिल्में बन रही हैं वो देखा, तो उन्होंने प्लॉटिंग तो सीख लिया, मगर उसका अंजाम के बारे में उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि अगर हम किसी के साथ भी कुछ भी बुरा करते हैं तो अंततः वो तो इंसान जो जिसको मारना था वो तो मर गया, मगर अब तुम कानूनी प्रक्रिया में भी फंसोगे, तुम लोग सामाजिक ताने भी झेलोगे। आज जैसे सोनम ने जो हत्या की है, अब आप ये देखिए कि उसका परिवार और पूरा का पूरा जो है वो आज क्वेश्चन मार्क में है। और मुझे लगता है कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमें ओटीटी के ऊपर जो भी गंद परोसा जा रहा है उसके ऊपर सेंसर करने की मांग करनी चाहिए और कानून बनना चाहिए। हम लोग इस बात को बिल्कुल नहीं सोच रहे, ये हमारा विवेक, हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए ये सब कुछ नया है, क्योंकि वो लोग ना तो वो अपने बड़ों के साथ बैठते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर हैं हम लोग, नहीं तो पहले दादा दादी नाना नानी जो हैं वो अपने बच्चों को अवेयर करते रहते थे, गाइड करते रहते थे, अच्छा भला बुरा उसकी जानकारी देते रहते थे। अब तो कोई सुनने को तैयार नहीं है ना, और उसका बहुत बड़ा जो जिम्मा जाता है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और इस तरह के जो ये गंदे हीनियस क्राइम्स वाले जो सीरियल्स बन रहे हैं इनको जाता है। और इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए, और नहीं तो ये तो समाज हमारा पतन की तरफ बिल्कुल चला गया। जी ठीक है। क्रांतु शर्मा जी हमारे साथ। क्रांतु जी, साजिश, धोखा और फिर प्यार की हत्या, प्यार के नाम पर रिश्तों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। अब किस पे करें भरोसा, किस पे ना करें, बड़ा सवाल। क्या कुछ आप मानते हैं, क्या सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ोतरी, इसके अलावा ओटीटी का भी जिक्र अभी डॉक्टर साहब कह रही थी, तो क्या मानते हैं लगातार, और अगर सोशल मीडिया और ओटीटी ने पूरी तरह से पारिवारिक सोच को पूरी बदल दिया है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता जैसा होता है ऐसा रिश्ता, और ऐसे में लगातार इस तरह की गतिविधियां कई सवाल खड़े करती है। आपका रिएक्शन मैं चाह रहा हूं पहला। जी, तो सभी पैनलिस्ट्स ने जो भी चीज़ें बोली हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा राइट हैं। जो अलका जी ने ओटीटी के बारे में चीज़ें बोली, अभी हाल ही में कुछ एक दो मूवीज आई थी जो इसी चीज़ के ऊपर रिलेटेड थी कि अफेयर के चलते जो अपने उनके पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ वो कैसे षड्यंत्र रचते हैं, उसके बाद उनको मारने की कोशिश करते हैं। सो डेफिनेटली काफ़ी आइडिएशंस ऐसी होती हैं जो ऐसे ओटीटी सीरीज से भी काफ़ी लोगों के दिमाग में आती हैं। और सिंस क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं इसका एक आपको पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियसली रहती हैं दिमाग के अंदर। एंड जो पार्टनर्स हैं, जो इनके अफेयर वाले पार्टनर्स, वो भी काफी ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं और ये अपने जो पार्टनर्स उनको एक रोड ब्लॉक की तरह देखने लगते हैं कि अगर उनको अच्छी लाइफ जीनी है तो उनको अपने पार्टनर को अपने रास्ते से हटाना होगा और तभी वो आगे एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो डेफिनेटली जो सोशल मीडिया है जिसके ऊपर ऐसी चीज़ों को दिखाया जाता है, ऐसे शोज दिखाए जाते हैं, डेफिनेटली उसका कोई ना कोई असर पड़ता है।
एंड जो काउंसलिंग है वो एक ऐसी चीज है जिसको अभी भी हमारी सोसाइटी में एज अ टैबू देखा जाता है, कि जब जरूरत पड़ती है तभी हम जाते हैं काउंसलिंग के लिए। जैसे कभी बुखार हो गया तो दवाई खाते हैं। काउंसलिंग थोड़ी सी उससे डिफरेंट होती है, वो हमेशा एक टाइम पे इंसान को लेनी चाहिए ताकि एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव उनको पता चले, उनको लाइफ में मिले, ताकि सही गलत की उनको पहचान एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मिले, एक न्यूट्रल इंसान से मिले। ठीक है। महेश महेश सर, चूंकि कानूनी तौर पर लोगों में डर खत्म हो गया है, अब हत्या करने के लिए लोग सोचते भी नहीं है, बिल्कुल हत्या करनी है बस, ऐसे ही सिचुएशन ये हो गई है। कानूनी तौर पर क्या कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, और इस मामले में क्या विशेष की मैं बात करना चाहूंगा? देखिए, एक तो ये है कि जो कानून बना था दहेज एक्ट, वो तब बना था जब सचमुच दहेज के कारण या अन्य कारणों से पत्नियों पर बहुत अत्याचार किया जाता था, और कभी कभी ये घटनाएं पत्नियों को जला देने, मार देने की भी हुआ करती थी। तो वो कानून बना तो सही टाइम पर। इसी तरह जैसे SC एक्ट बना है, वो सही टाइम पर बना जब उन पर SC/ST पर बहुत अत्याचार होते थे। लेकिन हर कानून जो है फिर उसका मिसयूज होने लगता है और उल्टा असर होने लगता है। तो इसमें भी दहेज एक्ट का जो कानून बना है वो ऐसा है कि उसकी वजह से बहुत सी पत्नियां जिनको सही ट्रेनिंग नहीं घर में दी गई है, सही ढंग के जिनके संस्कार नहीं बनाए गए, वो धमकाती हैं सास ससुर को, पति को धमकाती रहती हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चले जाओगे, 7 साल तक जमानत नहीं होगी, और तमाम बातें धमकाती थी। ऐसे केसेस जब मैं सेवा काल में था तब भी अक्सर आया करते थे, एक केस नहीं बहुत से केसेस आया करते थे। तो इस कानून को अमेंड किया जाना चाहिए, इसमें संशोधन होना चाहिए जहां तक कानून का सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात वही है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर लेती है और ऐसे प्रकरणों में, तो जब कोर्ट में जाता है केस, तो उसको 20 साल 25 साल पड़ा रहना लग जाना कोई खास बात नहीं है। मतलब मैंने ऐसे भी देखे हैं मर्डर केसेस जिनमें 35 साल 42 साल तक लगे हैं निर्णय, लोअर कोर्ट से, मतलब ऊपर से नहीं, उसकी फिर अपील दर अपील की तो बात ही अलग है। तो इस वजह से जब इतना लंबा समय लगता है तो फिर भय समाप्त हो जाता है कानून का, और कुछ समय बाद किसी न किसी ग्राउंड पर या किसी न किसी दल के सत्ता में आ जाने पर, किसी जातिवाद पर जमानत भी हो जाती है, और फिर जमानत होके लोग आराम से रहते हैं, समझते हैं कि अब तो आएगा नहीं केस, या कब आएगा, जब तक हम मर जाने वाले होंगे तब आएगा। इन सब बातों से उसका भय और उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे केसेस में जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाए। ठीक है। हाँ, कुछ और कह रहे हैं, कह लीजिए सर। ये बात ठीक है। ठीक। कनिका मैम, अब मैं समझूंगा थोड़ा कानूनी तौर पर भी, चूंकि अगर दो विचार नहीं मिल पा रहे हैं, सिचुएशन ये है कि अलग होना है, तो हत्या का सहारा लेने का क्या मतलब है? भाई, हम कानूनी सहारा भी ले सकते हैं, मैं उस बारे में चाहूंगा थोड़ा सा आप प्रकाश डालिएगा। जी बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन उठाया, यही अवेयरनेस फैलाना, लोगों में अवेयरनेस देना बहुत जरूरी है। खासकर यंगर जनरेशन में, जो आजकल की जो जनरेशन है, ये लोग बहुत कूल समझते हैं इन सब चीजों को। ये लोग जो अच्छी चीजें हैं उनको कूल नहीं समझते, उनको आउटडेटेड समझते हैं। लेकिन जो इस तरह की चीजें, जैसे मर्डर कर देना, प्लानिंग कर देना और विलन बन जाना और मॉन्स्टर्स और ये सब, इन सब चीजों को बहुत कूल समझते हैं, कि गाली देना और एक मिसबिहेव करना, और ये सारी चीजें बहुत कूल है आज की जनरेशन के लिए। तो एक तो ये जो पूरा है परसेप्शन है, थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। दूसरा, अगर मैं कानूनी तौर पे बात करूं तो अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, कि देखिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो और आप में नहीं बन रही है, आपके इन लॉज के साथ नहीं बन रही है, तो मर्डर इज नॉट एन ऑप्शन। आप सेपरेटेड हो जाइए, आप डिवोर्स ले लीजिए। अगर आपके पास अपने आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो मेंटेनेंस लॉज इतने फेवर में है लड़कियों के कि हर लड़की को मेंटेनेंस मिलता है आज की डेट पे कोर्ट से। अगर लड़की मेंटेनेंस मांगे तो आपको लगता है कि लालच है या पैसे नहीं है आपके पास, आपके पति आपको पैसे नहीं दे रहे, तो आप मेंटेनेंस लॉज यूज करिए। लेकिन आप कोर्ट में आके, अब जैसे ये जो प्रेजेंट केस आप देख लीजिए प्रॉपर्टी के ऊपर, कि भाई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, भाई कोर्ट का रास्ता अपनाइए।
अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए आप प्रॉपर्टी पे स्टे लगवाइए, आप कोर्ट का सहारा लीजिए, ना कि आप सीधा जाके मर्डर कर दें। क्योंकि जैसे कि अभी अलका मैम ने भी ये चीज बोली थी कि आप कर तो देते हो लेकिन आपको उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो नहीं पता, आपको नहीं पता आप कितने टाइम जेल में रहोगे। आप प्लान तो कर लेते हो लेकिन आपको एग्जिट नहीं पता उस चीज का। तो ये बहुत ही गलत चीज है और ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि मर्डर कोई ऑप्शन नहीं है। मर्डर से आप बिल्कुल। सामने वाला बंदा तो जाएगा ही, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, लेकिन आपकी भी जिंदगी कुछ बहुत अच्छी नहीं होने वाली है और आपकी जिंदगी ज्यादा बुरी होगी क्योंकि आप जेल में सड़ोगे। और हो सकता है कि ऐसे केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो जाए। हालांकि फांसी की सजा तो अभी तक किसी केस में नहीं सुनी है मैंने, लेकिन अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है तो आप जिंदगी भर जो है वो जेल में सड़ोगे। तो ये आपकी भी लाइफ उतनी बदतर हो जाएगी। ये लोगों को नहीं पता, मतलब लॉज की अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में एक तरह से। खासकर जो अभी अपकमिंग जनरेशन है, जो नई नई शादी जिनकी हुई होती है, उन लोगों को बहुत जरूरी है अवेयरनेस अवेयरनेस होने की कि भाई ऐसा नहीं करना है। सेकेंडली, अगर आपको जैसे अभी क्रातु जी ने बोला कि अगर आपको लगता है कि मेंटली इश्यूज है, या ये देखिए सोसाइटी का भी बहुत बड़ी ड्यूटी है। अगर सोसाइटी में आसपास आपको नेबरहुड में भी लग रहा है कि ऐसा कुछ चल रहा है तो या तो आप पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करिए या फिर आप काउंसलिंग के लिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को आप सजेशन दीजिए कि भाई काउंसलिंग के लिए जाओ। काउंसलिंग इज नॉट शुड नॉट बी अ टैबू एनी मोर। काउंसलिंग से जो मेंटल चीजें हैं, जो आपके दिमाग में स्ट्रेस है या जो ऐसी चीजें उल्टी सीधी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, वो काउंसलिंग से ठीक होंगी। तो ये हर सिटीजन की भी ड्यूटी है कि आसपास नहीं देखते लोग क्या करते हैं, नेबरहुड में कुछ हो रहा होता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो हर सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो अगर आसपास कुछ देखे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज उसको इन्फॉर्म करिए। थर्डली, जब लॉज अमेंडमेंट की बात होती है तो अडल्ट्री का बहुत बड़ा रोल जो है वो कॉमन देखा जा रहा है कि अडल्ट्री की वजह से ये सारी चीजें हो गई हैं। तो देखिए ये लॉ अमेंड होना बहुत जरूरी है क्योंकि पहले जो है ये आईपीसी में ये लॉ था कि अगर लड़का जो हस्बैंड है अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, अडल्ट्री में है, तो वो क्राइम है। लेकिन वो लॉ हटा दिया गया और लड़की के अगेंस्ट आज तक ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना। अगर लड़का अडल्ट्री करे तो वो डिवोर्स फाइल कर सकता है, लेकिन अगर लड़की अडल्ट्री में है तो उसके लिए ना कोई लॉ है ना कोई गाइडलाइन है। तो इसका मतलब ये तो सिंपल आप बोल रहे हो, देश का कानून ही बोल रहा है कि लड़की अडल्ट्री में रह सकती है और लड़का नहीं रह सकता। तो ये लॉ जो अडल्ट्री का है ये अमेंड होना बहुत जरूरी है। अगर ये लॉ आ गया कि लड़की अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है वो एक क्राइम है, तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे केसेस वहीं सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल कनिका जी, इन्फॉर्मेटिव बातें आपने बोली और इसे समाज में ढालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयर करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर साथ नहीं रहना है तो हत्या क्यों चुनना? भाई अलग होने का बहुत रास्ता है, कानूनी तौर पर सहारा लिया जा सकता है। ठीक है, आ रहा हूं डॉक्टर अलका शर्मा जी। एक समय था ये बात होती थी, पता नहीं लोग जब रिश्तों की बात करते थे सोचते थे लड़का कैसा मिलेगा, लड़का अच्छा न मिलेगा ना मिलेगा। आज हम कहां पहुंच गए हैं कि बात ये होती है कि कैसी लड़की होगी। क्योंकि अगर एक लड़की अच्छी मिल जाए, एक पत्नी अच्छी मिल जाए तो घर स्वर्ग हो जाता है, घर घर हो जाता है। और अगर वहां कमी आ गई तो घर नर्क बनते समय नहीं लगता। और ऐसे उदाहरण एक दो नहीं, कई हम लोगों ने देख लिए हैं। अब इसमें आप कानूनन चूक मानती हैं या समाज की गिरावट मानती हैं डॉक्टर अलका शर्मा जी? डेफिनेटली इसके अंदर सबसे बड़ा जो कारण आया है वो आया है संवाद का ना होना। हमने अपने बच्चों को, ये जो अभी कनिका जी ने जैसा बोला कि जो महिलाएं एडल्ट्री करती हैं उसके ऊपर कानून क्यों नहीं बना आज तक, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता था कि कहीं पर इस तरह की कोई घटना कभी सुनाई देती थी। मगर आज ये हर घर की एक घटना होती जा रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो रीजन मुझे समझ में आता है वो संवाद का ना होना। पहले संवाद नहीं होता माँ बाप और बच्चों के बीच में। जब शादी के लिए हम लोग वर या वधू की तलाश करते हैं तो उस टाइम बच्चों से उनकी मर्जी पूछी ही नहीं जाती। आज भी हमारा जो समाज है ना वो दो टुकड़ों में बटा हुआ है कि अरेंज मैरिज बहुत सक्सेसफुल होती है, जितनी भी लव मैरिज हैं वो खराब होती हैं, या हमारे गोत्र देखे जाते हैं, हमारी कास्ट देखी जाती है। अब ऐसी जब शादियां होती हैं जबरदस्ती वाली तो वहां पर ये घटना होनी स्वाभाविक है क्योंकि उनका मन तो कहीं और है।
और शादी उनकी जबरदस्ती यहाँ की जा रही है। अब मुझे एक सवाल ये बड़ा परेशान करता है कई बारी, कि जब तुम हत्या जैसा हीनियस क्राइम करने के लिए ऊर्जा और शक्ति ले आते हो, तो तुम नो क्यों नहीं बोलते ऐसी शादियों के लिए, जहां पर तुम्हारे को नहीं रहना, या 2-4 दिन बाद, क्योंकि ये तो शादियां ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर बहुत साल रहे, वहां पर प्रताड़ित हुए और उसके बाद इन्होंने मर्डर किया। ये तो 10 दिन की, 5 दिन की, 2 दिन की शादी है, 2 साल की शादी है। तो इसका जो बहुत बड़ा कारण है वो यही है, संवाद नहीं है माता पिता में और बच्चों में। और आफ्टर मैरिज भी हमने एक चीज और भी देखी है कि संवाद जो है पति पत्नी में भी कम होता जा रहा है, क्योंकि हर कोई अपने अपने एक सर्कल है, उसके अंदर सबने अपने आप को बांध लिया है। तो हमें सामने वाले का पता ही नहीं चल रहा कि उसकी क्या जरूरतें हैं, उसका क्या किसी भी बात को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है। इन सब चीजों का भी हमने एक बहुत बड़ा एक गैप देखा है, जिस वजह से हम लोगों की जो सोसाइटी है ना वो लोनली हो गई है। तो आज जो साइकोलॉजिस्ट की बात, जैसे अभी क्रतु जी ने बोला, कनिका जी ने बोला कि साइकोलॉजिस्ट कोई टैबू नहीं है, 100% टैबू नहीं है, कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्या है, वो आपके विचारों को आपके साथ बताने के लिए एक माध्यम है कि आपकी जो सोच है वो सही है या गलत है। हमारे पास आज कोई भी पेशेंटली और बिना जज किए कोई हमारी बात को ना तो सुनता है और ना ही हमारे को समझाने की पावर है, क्योंकि हम लोग ना किसी को, अगर हम लोग सोसाइटी के अंदर अगर कोई इंसान कोई अपनी बात, अपना दुख शेयर भी करता है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग उसको सीरियसली नहीं ले लेते जब तक वो क्राइम में नहीं बदल जाता। तो मुझे लगता है कि सोसाइटी को अब एक अलग नजरिए से भी देखना चाहिए। और जो इस तरह के हालात हैं, ये हमारे जो जनरेशन है, हमारी जो नई जनरेशन है, उसके लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आज की डेट में कोई भी घर इस तरह की प्रॉब्लम से बचा हुआ है जब तक कि वो उजागर नहीं हो रहा। तो प्लीज, मुझे तो लगता है कि हमारा जो मीडिया है इसको भी टाइम टू टाइम इस तरह के कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स लेके आने चाहिए समाज के लिए, कि जहां पर हम लोग बात करें, जहां पर हम लोगों को एक मैसेज दें। क्योंकि कोई भी बच्चा जो है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अपने घर की जगह ना वो बाहर वालों की बात को मानता है। जब हम देख रहे हैं कि हमारे ऊपर ये जो ओटीटी है या हमारी पिक्चर्स हैं, इनका असर होता है, तो हम लोग बाहर से कुछ पॉजिटिव कंटेंट भी उनके पास दें, जिससे वो इस तरह से अपनी लाइफ को एंड ना करें। जी हाँ, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा अलका शर्मा जी। एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, जी, क्योंकि पहले भी अफेयर्स हुआ करते थे, वो चिट्ठियों का दौर मुझसे बेहतर आप जानती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पहले रिश्ते निभाए जाते थे, चाहे वो पुरुष की बात करें, लड़के की बात करें, लड़कियों की बात करें, रिश्ते निभाए जाते थे कि अगर अब शादी यहां हो गई तो बस सब कुछ भुला के अब उस रिश्ते निभाने की पूरी सिचुएशन चलती थी और खुशी जाहिर दिखती थी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा समाज में बदलाव आया है। अब शादी या तो व्यक्तिगत छोड़ दिया जाए, व्यक्तिगत फैसला हो, माता पिता का क्या इसमें इंटरफेयर होना चाहिए, या लव मैरिज किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी कहानी कि उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि ऐसा ही खेल देखने को मिला। अब भाई लव मैरिज है, उसका व्यक्तिगत उसकी वो पसंद थी, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वो चीज खराब लगने लगती और विवाद शुरू हो जाता है। तो अब सोसाइटी की ही एक्चुअली सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर अलका शर्मा जी, कानूनी तौर पर भी आप क्या चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले जो अभी आपने बोला कि जो प्रेम प्रसंग थे वो पहले भी हुआ करते थे, डेफिनेटली हुआ करते थे, मगर उस टाइम पे लोगों के बीच में समाज का और परिवार का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती थी कि मेरे परिवार की परवरिश पे, संस्कारों के ऊपर कोई दाग ना लगे। तो हम लोग पहले ना सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे, पहले हम लोग अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचा करते थे, समाज क्या कहेगा। हम लोग कुछ पैरामीटर्स थे जिसमें हमने अपने आप को बांधा हुआ था, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी क्राइम को रोकने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज फ्रीडम तो हो गई है बच्चों के पास, मगर वो फ्रीडम का नाजायज फायदा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई भी चीज यहाँ पर इस यूनिवर्स में फ्री नहीं है। हर कोई चीज एक दूसरे से बंधी हुई है। अगर हम लोग फ्री होने के नाम पर जो भी क्राइम की तरफ को जा रहे हैं, या फिर
हमारे को फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को देख रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ दिया। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं और मुझे लगता है कि अब जेंडर बायस कानून नहीं बनने चाहिए। क्राइम को देखकर और क्राइम के ऊपर ही कानून बनने चाहिए। अभी तक क्या है कि जैसे अभी कनिका जी ने भी बोला था कि लड़कों की बात को कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है ये पुरुष है, ये स्ट्रांग है, और महिला हमेशा से ही अबला के रूप में समाज में बताई गई है। तो ये चीजों को भी हमारे को यहाँ पर सोचने की और इनके ऊपर एक डिसीजन लेने की, और वो भी जल्दी डिसीजन लेने का समय है। और मुझे नहीं लगता कि क्राइम को हम लोग जैसे सजा में जो कन्वर्ट करते हैं, जो उसकी प्रक्रिया है, उसको हमें ना बहुत जल्दी करना चाहिए, सुपर फास्ट होना चाहिए। ये जो डिले है प्रक्रिया के अंदर, और फिर उसके बाद अगर इन लोगों को जेल हो भी जाती है तो इनको पैरोल मिल जाता है। ये जो कई क्रिमिनल्स हैं जो बाहर आकर शादी कर रहे हैं या जेल में, ये सब चीजें बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना लोगों के माइंड में ये आता है कि सब मौज मस्ती तो हो ही रही है ना। अगर हम लोग हमने अपना मन का भी कर लिया, किसी को मार दिया या जो भी लूट कर दिया, वट मगर उनके साथ उनको एक ये कंफर्ट भी मिल रहा है कानून की तरफ से। तो मुझे लगता है कि ऐसे वाले कंफर्ट बिल्कुल खत्म कर देने चाहिए। क्राइम को देखते हुए अगर हम लोगों ने, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो क्राइम रेट तो डेफिनेटली बढ़ेगा, हमें नजर भी आएगा। मगर ये है कि इस पॉपुलेशन को एक पॉजिटिव वे में रखने के लिए हम लोगों को कानून कड़े करने हैं, और उसकी जो अच्छा, अब बच्चा कुछ सोशल मीडिया और ओटीटी ने भी जो है पारिवारिक सोच को ये भी बदल दिया। सोशल मीडिया की भी बड़ी भागीदारी है ऐसी घटनाओं के बढ़ोतरी की, अगर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर अलका शर्मा जी। हाँ ब्रजा जी, देखिए आजकल आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म देखिए खोल के, तो आपको उसके अंदर ना अब हर कोई इंसान ना भरा पड़ा है, पता नहीं क्यों भरा पड़ा है। वो जो भी कोई अच्छा कंटेंट है, बुरा कंटेंट है, वहां पर गालियों की भरमार है। वहां पर आप देखेंगे तो एक दूसरे की लेग पुल ही हो रही है। मुझे समझ से बाहर है कि क्यों, कहाँ से ये इतनी गंदगी, वैचारिक जो गंदगी है वो क्यों आ रही है और कहाँ से आ रही है। जी। क्योंकि जितने लोग भी सोशल प्लेटफॉर्म्स के अंदर के ऊपर हैं इस टाइम, वो हैं तो हमारे आसपास के, मगर वो चेहरे इतने शांत और प्रिय लगते हैं। तो वहां पर प्लेटफॉर्म, जो ये सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर आकर उनके अंदर की गंदगी कहाँ से निकल के आ रही है, ये एक बहुत सोचने का विषय है। ठीक है, चलिए ठीक है, आ रहा हूँ क्रातु भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक क्रातु शर्मा जी, एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते ऐसे केसेस क्या आपके पास भी कभी आए हैं कि ऐसी सिचुएशन है? और चूंकि मुझे जहां तक मुझे लग रहा है, पता नहीं मैं सही हूं या ना हूं, चाहे पति करे या पत्नी करे, करने के बाद पछतावा होता या नहीं? पछतावा तो मुझे जहां तक लगता है होता ही होगा। अब ऐसे में क्या कुछ समझ नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं? प्यार के नशे में किसी तीसरे के आने एंट्री होने के बाद ऐसा कुछ कर लेती है, या महिलाओं, लड़कियों की बात करें, लड़कों की बात करें, प्यार के इसमें इतने अंधे हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। क्या सही में, मैं आपसे समझना चाहता हूं, कुछ समझ नहीं आता, कुछ बस प्यार दिखता है अपना, बाकी क्या हो रहा है, किसकी हत्या हो रही है, किसका खून बह रहा है, क्या कट रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नहीं दिखता है। क्रातु शर्मा भाई जी। ऐसे केसेस मेरे पास भी काफी आते हैं स्टैटिस्टिकली, क्योंकि मैं ऐसे केसेस रोज ही काफी हद तक देख पा रहा हूँ। तो जो चीटिंग है, इनफिडेलिटी है, अफेयर्स हैं, रिलेशनशिप्स के अंदर, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक रिसर्च आई थी जिसके अंदर इंडियन सोसाइटी के अंदर जो विमेन हैं, जो औरतें हैं, वो बहुत ज्यादा चीट कर रही हैं मेल्स के कंपैरिजन में। तो ये काफी ज्यादा चीज बढ़ गई है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, जिसे हमें देखना होगा, क्योंकि एक स्टैटिस्टिकल डेटा निकल के आया है। एंड जैसे आपने एक चीज बोली कि लोगों को कुछ दिखता नहीं है जब भी वो ऐसे एक सिचुएशन में होते हैं, उनका अफेयर होता है तो कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ उन्हें एक अपना एक वो गोल कायम करते हैं, उसके बाद वो उसको अचीव करते हैं, बेशक वो मर्डर ही क्यों ना हो। तो ये चीज डेफिनेटली होती है, एंड वो उस इंसान को एक रुकावट की तरह देखने लग जाते हैं। एंड जो उनके पार्टनर्स होते हैं, जो अफेयर पार्टनर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो उनको ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि
वो ऐसा एक कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। सो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान की एक सोची समझी चाल है, ये उन दोनों की ही मिली हुई एक वो होती है, एक साजिश होती है जिसको वो अंजाम देते हैं, जो कि कहीं का उनको वो नहीं छोड़ती है। एंड डेफिनेटली गिल्ट जो एक चीज है, वो ऐसे काफी केसेस के अंदर उनको गिल्ट भी नहीं होता, क्योंकि वो उनको ऐसे एक दुश्मन की तरह देखने लगते हैं, उनको वो ऐसे रुकावट की तरह देखने लगते हैं कि वो किसी भी हद तक जाकर उनको फिर हटा देते हैं अपने अपने रास्ते से। जी। अब ऐसे लोगों को बाहर कैसे निकाला जा सकता है? आपका अगर सजेशन की मैं बात करूं, क्या उन्हें डिप्रेशन कहा जा सकता है कि उन्हें कुछ नहीं दिखता? और जैसा कि आपने कहा कि अगर पति ही है तो अब सिचुएशन ये है कि वो दुश्मन लगने लगता है। अब ऐसे लोगों को कैसे इस सोच से बाहर निकाला जा सकता है? क्या संभव है भाई? तो ये जो चीजें होती हैं, इनके रेड फ्लैग्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहले तो अगर हमारे पार्टनर्स ऐसे हैं तो उनकी जो ऑब्सेशन है, उनकी जो पोसेसिवनेस है आपके प्रति, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। क्या वो अब्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा थ्रेट्स देते हैं? तो उसके ऊपर ध्यान देके डेफिनेटली काउंसलिंग के थ्रू हम उनको ठीक कर सकते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि कोई कोई डिसऑर्डर की वजह से या बचपने में अगर उनके जो पेरेंट्स हैं उनके एक उनका परवरिश होती है वो अच्छी नहीं होती, उसके कारण भी काफी जो बच्चे हैं वो बड़े होके फिर ऐसे बन जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हर जो व्यक्ति है जो मर्डर करता है, हर इंसान जो ऐसी क्राइम करता है वो मेंटली इल हो। ऐसा भी देखा गया काफी सारी ऐसे सिनेरियोज में, ऐसे काफी सारे केसेस के अंदर के उनकी जो बिलीव्स थे वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे, उनकी जो मान्यताएं थी वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी, उनकी पर्सनालिटी इश्यूज थी जिनकी वजह से उन्होंने एक ऐसा डिसीजन उठाया। एंड इसको आप देख सकते हो अपने अंदर। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जब आपने देखा होगा कि काफी लोग चीजें तोड़ने लगते हैं, मारने लगते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं इससे हमें पता चल सकता है कि इंसान ऐसा है। और काउंसलिंग के थ्रू डेफिनेटली हम इसको चीज को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, काउंसलिंग के बाद कितना % चांस समझें कि चीजें नॉर्मल हो सकती हैं? कितना लंबा स्ट्रगल इसके साथ है डॉक्टर साहब? सो इसके दो आंसर्स हैं। एक तो होता है अगर आपका डिसऑर्डर है आपको, तो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं जो आपको एक साइकियाट्रिस्ट देते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसी डिसऑर्डर वाली इश्यूज नहीं है जो मैनेजेबल है, तो आप काउंसलिंग के थ्रू आप उसको 100% भी ठीक कर सकते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैनिपुलेशन के अंदर एक और टर्म होती है जिसको हम गैस लाइटिंग बोलते हैं। तो गैस लाइटिंग के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो ऐसा बिलीव कराते हैं कि आपकी जो मान्यताएं हैं वो सब गलत हैं, एंड आप अपनी आपके ही बिलीव्स को क्वेश्चन करने लगते हैं। तो काउंसलिंग के थ्रू ये ऐसी चीजें जो है इनको हम 100% ठीक कर सकते हैं, एंड विदाउट एनी फूल, बिल्कुल एकदम फूल प्रूफ हम इसको चीज को ठीक कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली हमें आगे ब्रिंग अप करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर। इसके अलावा कनिका जी भी लगातार है। कनिका जी, कानूनी तौर पर पुरुषों को लेकर क्या कुछ बदलाव आप चाहती हैं? कानूनी दायरा इसमें कितना बढ़ा हुआ होना चाहिए? और एक और छोटा सा सवाल, चूंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, ऐसी सिचुएशन में पुलिस के पास जाते हैं और वहां से भी चीजें खराब हो जाती हैं। अब प्रशासन की जो भूमिका ऐसे केसेस में, मैं चाहूंगा उसके ऊपर भी आप कानूनी सहारा लेके अपनी बात रखिएगा। जी देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऐसी सोसाइटी, अब जिस तरह के क्राइम ये हो रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट अगर मैं कानूनी जो है या अपने लीगल सिस्टम पे अगर मैं स्टिक रहूं, तो देखिए सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि एक जेंडर को इतने ज्यादा पावर दे देना वो मुझे सही नहीं लगता। अगर मैं मानती हूँ कि बहुत टाइम से जो है वो लड़कियों के ऊपर या ये सारी चीजें हो रही थी, वायलेंस हो रहा है, डॉरी हो रही है, एसिड अटैक्स, रेप्स हो रहे हैं, ये चीजें मैं मानती हूँ। लेकिन अब सिचुएशन वो है, जो आज का सोसाइटी का जो टाइम है, जो अब सिचुएशन है, मुझे लगता है वायलेंस सिर्फ एक तरफा नहीं होता है। वायलेंस कभी ये नहीं होता कि सिर्फ लड़की ही विक्टिम हो सकती है, ऐसा नहीं होता, लड़का भी विक्टिम हो सकता है। ये एड्रेस करना और ये एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। ओवरऑल सोसाइटी को ये हजम नहीं होता है कि कोई लड़का विक्टिम है, क्योंकि लड़के को हम देखते हैं कि बहुत पावरफुल है, लड़का तो कुछ भी कर सकता है, उसके पास सारी पावर्स हैं। बट ये जो परसेप्शन है आज की डेट में, ये चेंज होना बहुत जरूरी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि लड़का भी आज के टाइम में विक्टिम हो सकता है, वो हम देख रहे हैं। तो जब हमें पता है कि एक लड़का भी विक्टिम हो सकता है, तो क्यों उसके फेवर में कोई लॉ नहीं है, क्यों उसकी बात कोई सुनता नहीं है?
अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब जैसे ग्राउंड लेवल पे आप आ जाइए, अगर कोई लड़का पुलिस स्टेशन जाए, करप्शन इतना ज्यादा है, पुलिस वाले पहले ही मुंह फाड़ के पैसे मांगने स्टार्ट कर देते हैं कि पैसे दो। अगर लड़के ने पैसे दे दिए तो उसका काम हो गया, अगर लड़के ने पैसे नहीं दिए तो लड़के को तो पकड़ेंगे ही, साथ में उसके पेरेंट्स को भी पकड़ेंगे, उसके पेरेंट्स को भी हैरेस करेंगे। तो ये सारी चीजें सॉल्व होना बहुत जरूरी है। ये जो गंदगी है, जब तक आप ये सॉल्व नहीं करोगे तब तक मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। सेकेंडली, लॉज का अमेंड होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि हमारे देश के कानून ने लड़कियों को ये राइट दे रखा है कि अडल्ट्री आप जा सकते हो, अडल्ट्री आप कर सकते हो, अडल्ट्री कोई क्राइम नहीं है, अडल्ट्री का कोई सेक्शन नहीं है। तो आज के टाइम पे लड़कियों को पता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती भी हूँ तो मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नो लॉ। अब अगर लड़का फॉर एग्जाम्पल, लड़की को पता है, हस्बैंड को पता है कि उसकी जो वाइफ है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लेकिन लड़की के पास राइट्स क्या है? नथिंग। वो क्या करे? वो कुछ नहीं कर सकता। वो जाके पुलिस स्टेशन में कहा, कब जब कोई लॉ ही नहीं है इस चीज को लेके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके कोई स्पेसिफिक लॉ ही नहीं है, तो लड़का क्या करेगा? लड़का कुछ नहीं कर सकता। मैक्सिमम लड़का सिर्फ डिवोर्स फाइल कर सकता है। सिचुएशन ऐसी है कनिका मैम, आखिर चूंकि महिला आयोग भी है, पुरुष आयोग की भी जरूरत यहाँ लग रही है, क्या रुकावट है उसमें? इससे जुड़ा हुआ कोई लॉ क्यों नहीं बनता है, क्यों नहीं बनाया जाता? रुकावट के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कनिका मैम। देखिए, इसमें रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग नहीं है। जितने अब जैसे रिपोर्टिंग बढ़ रही है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे लड़का विक्टिम है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़का है जो विक्टिम है, जिसके साथ हैरेसमेंट हो रही है, आप रिपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करिए। जितना डाटा कलेक्ट होगा उसके बेसिस पे ही जो है वो शायद लॉज बनेंगे। दूसरा, हमें एक तरह से कॉन्टिन्यूसली जो हमारा लीगल सिस्टम है, एक कॉन्टिन्यूस प्रेशर देना पड़ेगा कि भाई ऐसे केसेस हो रहे हैं और आप अमेंड करिए। चैलेंजेस देखिए, अल्टीमेटली ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो लॉज अमेंड करे। ये किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेशन का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का है। तो जब तक गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं आएगी बीच में, इसको एड्रेस नहीं करेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही कहा, CW सेल है वुमेन के लिए, जो है वो आयोग है, लेकिन पुरुषों के लिए कोई भी आयोग नहीं है। पुरुषों के आयोग तो छोड़िए, पुरुषों की तो पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं और कोर्ट में कोई भी नहीं सुनता। और हमने हाल ही में सुसाइड केसेस भी देखे हैं। पुरुषों से जुड़ा कोई कानून भी नहीं है, पुरुषों से जुड़ा इस मामले में तो पुरुषों को बिल्कुल अलग ही कर दिया जाता है। अगर बात लड़कियों की करें, क्योंकि यहाँ हम वो नहीं देख रहे हैं किसका किया जा रहा है, किसका नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर जरूरत है तो इसको करना चाहिए। लेकिन अब रुकावट क्यों है? जहां तक मुझे, मैं सही हूं पता नहीं, पुरुषों के लिए तो इस तरह का कोई कानून नहीं है गालिबन कनिका मैम, होने की जरूरत है। बिल्कुल 100%। देखिए, हम तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, हाल ही में सुसाइड के केसेस आप देखिए, कितने लड़के सुसाइड कर रहे हैं मैट्रिमोनियल लाइफ से परेशान होकर, कितने स्ट्रेस में, वो क्या मेंटल लेवल रहता होगा लड़कों का हैरेस हो के कि वो ऐसा कदम उठाते हैं कि उनको लगता है कि मर जाना बेहतर है कोर्ट में आके केस लड़ने से, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है उनके फेवर में, वो क्या केस लड़ेंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहती हूँ कि अब बहुत इट्स हाई टाइम कि जो गवर्नमेंट है और जो अथॉरिटीज है इस चीज को एड्रेस करें, एक्नॉलेज करें और मेन राइट्स के बारे में भी सोचा जाए। जी ठीक है, ठीक है, मैं सहमत कनिका मैम आपसे बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड। अलका शर्मा मैम, चूंकि अब हम वाइंड अप की तरफ भी चल रहे हैं, थोड़ा सॉल्यूशन की भी हम बात करेंगे आपसे। मैं चाहूँगा पुरुषों के लिए क्या विशेष कुछ कानूनों की ज़रूरत है यहाँ पर, और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, आप लगातार समाज से जुड़ी रही हैं, समाज की भूमिका फिलहाल की इन चीज़ों को देखते हुए कुछ बड़े कड़े कदम उठाने की ज़रूरत, समाज को अवेयर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी आप समझती हैं, और इससे कैसे रोका जा सकता है, या ऐसे रिश्ते शर्मसार होते रहेंगे, रिश्तों का कत्लेआम होता रहेगा? अलका मैम। जी, असल में मुझे लगता है कि आज जो समाज है उसको काउंसलिंग और एक जो संवाद का सबसे ज्यादा सहारा लेना चाहिए। जो लड़के हैं उनको छोटेपन से, जैसे ही वो टीनेज में आते हैं ना, तो वो घर में भी कट जाते हैं, उनके साथ वहां पर भी बात नहीं होती। और अगर वो अपनी प्रॉब्लम लेके आते भी हैं तो मैक्सिमम टाइम उनको ये बोला जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद समझना सीखो, क्योंकि तुमने आगे समाज के अंदर जाना है।
ये एक बहुत बड़ा है। लड़कों के साथ हमेशा से ही ना उनको एक जो पुरुषत्व उनका है उसी के ऊपर फोकस करके, और उनको कि तुम स्ट्रांग बनो, स्ट्रांग बनो। लड़के जो हैं वो स्ट्रांग हैं, होते हैं, वो कभी रोते नहीं हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। ये सब चीजें जो है ना, लड़कों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक हीन भावना कि मैं तो अनहर्ड रहने वाला हूँ, मैं तो, मेरी बात तो सुनी नहीं जाएगी। अगर घर के अंदर भी ये एक और मैं आपको चीज बताऊं कि अगर बहन भाई लड़ते हैं ना, तो हमेशा बहन को सपोर्ट किया जाता है, भाई को सपोर्ट कम किया जाता है ना। तो जी। यहाँ पर ये जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है ना, ये फिर आगे तक जाता है। मेरा जहां तक ख्याल है, हम लोगों को स्कूल में और कॉलेजेस के अंदर भी इस तरह के कुछ कैंप्स या कुछ वर्कशॉप्स लगानी चाहिए, जहां पर हम लोग दोनों जेंडर्स को समझाएं और उनको उनके कानून भी बताएं। उनके साथ ये जितने भी आजकल ये जो बैड एलिमेंट्स हैं, और इनका जो बाद में जो भी क्राइम होने के बाद की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करते हैं बच्चे क्राइम करने के बाद, उसके ऊपर भी फोकस कराएं। और मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेज बेस्ट माध्यम है इस तरह के सिचुएशंस के ऊपर अपना नजर रखने के लिए और उनको समझाने के लिए। बाकी रही बात कानून की, तो कानून अगर हम लोग समाज के अंदर एक परसेप्शन ये है कि महिला और पुरुष दोनों समान है, 50-50 हम लोग अपने आप को रखते हैं, तो सारे कानून जो हैं वो फिर 50-50 होने चाहिए। हम लोगों को पुलिस स्टेशन के अंदर, मेरे पास भी बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जहां पर लड़के आकर रोते हैं, कांपते हैं कि लड़की ने झूठे दहेज के केस के अंदर मुझे फंसा दिया है, या उसने मेरे पुरुषत्व के ऊपर ही सवाल उठा दिया। अब वहां जो पुलिस वाले हैं वो उन लड़कों को बहुत बुरी तरह से हैरास करते हैं। तो आप बताइए कि वो लड़के जाएं कहाँ? उनको कोई सुनता ही नहीं है। अब यहाँ पर महिला को तो हमेशा से एक विक्टिम की उपाधि मिली हुई है, क्योंकि ये कमजोर है, इसके ऊपर इतना सारा हमेशा से ही अत्याचार हुए। डेफिनेटली इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अभी भी बहुत सी महिलाएं जो हैं उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। मगर जो क्रिमिनल माइंड लेडीज हैं, वो इस कानून का, जो हमारा महिलाओं के लिए महिला आयोग बना हुआ है या जिस तरह के भी जितने भी कानून बने हैं, उनका बिल्कुल गलत उपयोग कर रही हैं। तो जब भी कोई केस फाइल होता है, मुझे लगता है कि केस फाइल होने से पहले ही यहाँ पर कोई इस तरह का कुछ क्रिएट करना चाहिए जहां पर क्या लड़के के खिलाफ केस बनता भी है या नहीं बनता, हम लोग बात कर लें। तो इस तरह का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीजों को हम लोगों को करना पड़ेगा समाज के अंदर, ताकि क्राइम जो है वो थोड़ा सा कम हो। क्रिमिनल मेंटालिटी तो कभी भी खत्म नहीं होगी, मगर हाँ, उसको हम लोग कम करके और उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देके डेफिनेटली उसको कर्ब कर सकते हैं, कम कर सकते हैं हम। अच्छा, ऐसे सब्जेक्ट में अब खाकी वर्दी प्रशासनिक अमले के ऊपर मैं चाहूंगा थोड़ी आप रोशनी डालेगा। उनका कैसे ऐसे मामलों में कैसे रिस्पांस, चूंकि क्या पुरुषों के साथ जैसे वो आते हैं, महिलाओं के सामने स्टैंड अलग हो जाता है, पुरुषों के सामने अलग हो जाता है, तो वो भी सिचुएशन अगर एक कानून हो तो सब चीजें ठीक हो जाए। ऐसे में महिलाओं की बात करें, नारी ही कुछ कर सकती है, ये कहें क्या अलका शर्मा मैम? चूंकि लगातार कई महिला मोर्चा, इसके अलावा कुछ भी ऐसा होता है, सड़कों पे महिलाएं रहती हैं। अब पुरुषों की बात करें तो करे कौन? क्या वो पुरुष खुद करें, सरकारें हमारी करें, या ये काम भी महिलाओं के हवाले ही कर दिया जाए? देखिए, डेफिनेटली ये काम भी महिलाओं के हवाले होना चाहिए। क्यों? क्योंकि महिला हमेशा से एक पत्नी के रूप में या एक गर्लफ्रेंड के रूप में नहीं है समाज में, वो एक बहन भी है, वो एक माँ भी है, वो एक दोस्त भी है। तो महिलाओं को बिल्कुल डेफिनेटली अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के पुरुषों के लिए आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को ये पूरा हक है कि वो लड़कों के लिए भी समाज के अंदर आवाज उठा सकती हैं। तभी हम कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ही ये है कि वो हमारे समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के ऊपर आवाज उठाएं और उनको एक जैसे नजर से देखें। ऐसा नहीं कि यहाँ पर महिला है तो इसके ऊपर तो हमारा ज्यादा, वो तो बेचारी विक्टिम है और वो चाहे बेशक क्रिमिनल है फिर भी हम उसकी सपोर्ट में आके खड़े हो जाएं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर हमारे समाज में कहीं पे भी कोई भी पुरुष, कोई भी
बच्चा अगर वो परेशान है तो डेफिनेटली महिलाओं को उनके सपोर्ट में भी आकर और बात करनी चाहिए, और उनके लिए हम लोगों को डेफिनेटली एक कंसर्न शो करना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? डॉक्टर तो सिर्फ क्रांतु, मैं पुरुषों के ऊपर अगर ये बात बोलूंगी हाँ कि पुरुष तो वो हाँ पुरुषों के ऊपर तो सीधा पहले ही हाँ एक एलिगेशन लगता है कि ये तो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, इन लोगों ने तो इतने साल, इतने लाखों साल औरतों पे प्रताड़नाएं की है ना, तो वो तो बेचारे चाहकर भी बात नहीं उठा सकते हैं, मगर हम अब एक माँ होने के नाते, बहन होने के नाते, बेटी होने के नाते डेफिनेटली हम समाज के अंदर पुरुषों के ठीक लिए है। भी आवाज उठा हाँ सकते हैं। डॉक्टर क्रतु शर्मा, सर मैं चाहता हूँ लास्ट कमेंट आपसे ही लूँ, चूँकि पूर्व डीजीपी सर के अलावा आप ही हमारे पैनल में बतौर पुरुष शामिल हुए हैं। अब पुरुषों के अधिकार की मैं बात कर रहा हूँ, उन राइट्स में क्या कुछ और बढ़ोतरी की आप बात कर रहे हैं, और साफ तौर पर कानूनी सहारे की भी मैं बात करना चाहूँगा, और आपका लास्ट मैसेज। जी। जैसे कि कनिका जी ने भी बोला, अलका शर्मा जी ने भी बोला कि कानूनी जो एक सख्ती है वो होनी चाहिए 50-50%। एंड कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कनिका जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की कि जहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको वो कुछ एक सुविधाएं ऐसी मिलती हैं जो कि पुरुषों को नहीं मिल रही। तो उन चीज़ों के ऊपर सरकार को अब ये एक ऐसी मुहिम जारी करनी चाहिए खुद से भी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं। आज भी एक केस था जिसके अंदर एक मेल ने जहर पी लिया अपनी शादी से नाखुश होके, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर दिन हर हफ्ते आपको कोई ना कोई बड़े छोटे लेवल पे आपको ये देखने को मिल रही है। तो कानूनी जो सख्ती है वो इस मैटर में डेफिनेटली होनी चाहिए, और सरकार को, कोर्ट्स को इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई भी करनी चाहिए, और जो एक मेल्स का ठीक है, तो सपोर्ट है बहरहाल वो भी। प्यार के नाम पर रिश्तों की हत्या, लगातार सवाल ये उठता है आखिर समाज में ऐसी मानसिकता क्यों पनप रही है, और रिश्तों की मर्यादा क्यों लोग इतनी आसानी से रिश्तों की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। क्या पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को ऐसे ही लोग बार बार कलंकित करते रहेंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है, इसका क्या है समाधान? बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलका शर्मा जी, कनिका भारद्वाज जी, महेश चंद्र सर भी थे हमारे साथ, इसके अलावा डॉक्टर क्रतु शर्मा जी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया हमारी इस खास चर्चा में, और कई महत्वपूर्ण विषयों पर हमने चर्चा की। पति पत्नी और वो के बीच में हमारी समाज की क्या जिम्मेदारी, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी। इसी के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए TV 100। नमस्कार।